नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ाया था, हिंदी शब्द संपदा के बारे में पढ़ा था, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, ये सब कुछ बताया था। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि। तो आज हम संधि के बारे में चर्चा करेंगे कि संधि क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, अर्थ क्या होता है और संधि के भेद कितने होते हैं, किस प्रकार हम उसकी पहचान करेंगे, ये सब कुछ हम ट्रिक के साथ बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक संधि। तो संधि का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। मतलब संधि का अर्थ क्या है? मेल। कहते हुए ना, दो देशों के बीच में संधि हुई। तो परिभाषा, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। तो क्या कहना चाहता है कि दो समीपवर्ती एक जैसे वर्णों के मेल को, या फिर वर्ण अलग भी हो सकते हैं, दो समीपवर्ती पास पास जो वर्ण होते हैं उनके मेल से जो परिवर्तन होता है, चेंज होता है, वह संधि कहलाती है। ठीक है, तो संधि का अर्थ जान लिया हमने, संधि की परिभाषा जान ली। अब हम चलते हैं संधि विच्छेद और बता देते हैं संधि विच्छेद क्या होता है। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। क्या? संधि के नियमों द्वारा जो वर्ण मिले हैं उनको फिर से उसी मूल अवस्था में लाया जाए, तब उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। जैसे परीक्षार्थी, परीक्षार्थी क्या? परीक्षा प्लस अर्थी। ठीक है, अब चलते हैं हम संधि के भेद की तरफ। संधि के कितने भेद होते हैं? तो मूल रूप से संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के बारे में बात करते हैं पहले। स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। विकार को क्या कहते हैं? परिवर्तन, मतलब चेंज होना। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और इसी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर और व्यंजन आपने पढ़ा था, हिंदी वर्णमाला में हमने विस्तार से बताया था स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। ठीक है, अब स्वर संधि के भेद। सबसे पहला है दीर्घ संधि। इसके 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ मतलब बड़ा। तो ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ हो जाता है। वो क्या कहना चाहता है कि अगर अ ई उ के बाद क्या है, आ ई उ, इन आ के बाद आ आए या फिर ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, तो वो बड़े में चेंज हो जाते हैं। बड़े आ में, बड़ी ई में, बड़े ऊ में। ठीक है, इसकी ट्रिक यही है, आ ई उ। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे देव प्लस आल्य, देवालय। तो देव है, देव, अ की ध्वनि आ रही है इसमें पीछे, आल्य और इसमें आगे आके। ठीक है, देवालय। अ के साथ आ भी हो सकता है, अ के साथ अ भी हो सकता है, ई के साथ ई भी हो सकता है, या बड़ी ई के साथ छोटी ई भी हो सकता है। तो छोटी ई आए या बड़ी ई आए, दो एक समान वर्ण है, या तो वो लघु रूप में हो या दीर्घ रूप में हो, तो वो किस में बदल जाते हैं? दीर्घ रूप में, बड़े रूप में बदल जाते हैं। जैसे कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। मही प्लस इंद्र, महेंद्र।
रजनी प्लस ईश, रजनीश। क्या हो गया? रजनी प्लस ईश, रजनीश। ठीक है। तो दीर्घ संधि की पहचान क्या है? कि दो एक जैसे एक समान स्वर आए, ठीक है, या फिर छोटे बड़े आए, लेकिन वो किस में चेंज होंगे? बड़े आ, बड़ी ई, बड़े ऊ में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। ए आ की बात करें तो वो बड़े आ में, ई की बात करें तो वो बड़ी ई में चेंज हो जाएंगे, और ऊ की बात करें तो वो बड़े ऊ में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। इसका जैसे गिरी प्लस ईस, ग्रीस, हरी प्लस ईस, हरीस। तो हरी प्लस ईस, हरी में छोटी ई की मात्रा है, लेकिन जब ये इसका रूपांतरण हो जाता है छोटी ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू बड़ी ई, हरीस हो जाएगा वो। ठीक है। जैसे लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। जैसे सरयू प्लस उर्मी, सरयूर्मी। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा दीर्घ संधि क्या होती है, कैसे इसकी हम पहचान करेंगे। जैसे पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तकालय। पुस्तक में क में आ की ध्वनि निकल रही है, और आ पहले जो शब्द होता है उसके लास्ट वाला देखना है, और जो दूसरा है उसका फर्स्ट। तो ये होती है हमारी दीर्घ संधि। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, जो है गुण संधि। गुण का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब हमने क्या बताया था? बड़ा, और गुण का मतलब होता है छोटा। यदि ए और आ के बाद ई, यदि ए और आ के बाद ई, ऊ या ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से ए ओ अर हो जाते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, कैसे पहचान करोगे आप? ए ओ अर जिसमें आए, जैसे नरेंद्र, तो इसमें क्या है? ए। परमेश्वर, ए। या फिर हम कह दें, और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। जलोर्मी में ओ की आ गया, जल प्लस उर्मी, इसका विग्रह कर दिया हमने संधि का। ठीक है। अब है अर, देव प्लस ऋषि, देवर्षि। अर आ गया। सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि। राज प्लस ऋषि, राजऋषि। तो अब आपको समझ आया, गुण संधि का मतलब होता है छोटा, और ए आ के बाद ई आ जाए, जैसे नर प्लस इंद्र में आ की ध्वनि आ रहा है, ध्वनि आ रही है, और प्लस ई, तो ए के बाद क्या आया? ई। तो ये क्या हो गया? ए। ठीक है। अगर ए आ के बाद ऊ आए तो वो हो जाता है ओ, री आए ए आ के बाद तो वो हो जाएगा अर, देव प्लस ऋषि, देवर्षि। तो इसकी ट्रिक है ए ओ अर। जो संधि है जैसे नरेंद्र है या सप्तऋषि है, उससे आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सी संधि है। उसका अगर फिर भी ना याद आए तो उसे तोड़ के देख लेना, विग्रह करके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरा जो इसका पार्ट है, वृद्धि संधि। ए आ प्लस ए, तो ये मिलकर क्या हो जाते हैं? ए। मतलब कहने का वो क्या कहना चाहता है कि ए आ के बाद ए या ए आए तो वो ए हो जाते हैं, मतलब बड़ी ए हो जाते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? वृद्धि मतलब बढ़ना, तो ट्रिक है ए ओ, ओ, ए ओ, मतलब ऐनक और औरत। तो ए आ के बाद ओ या ओ आए तो ओ हो जाते हैं, ओ। ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए आप, एक प्लस एक, एकैक। सदा जमा एव, सदैव। परम जमा औषध, परमौषध। ठीक है। मेन आपको ट्रिक याद करनी है, वृद्धि संधि में ए आ के बाद ए
ए आए तो ए हो जाएंगे, और ए आ के बाद ओ आए तो ओ हो जाएंगे। मतलब बड़े रूप में ये चेंज हो जाता है। जैसे प्रति प्लस एक, प्रत्येक, एक आ गया एक, ठीक है। और अनुजमा एशन, अन्वेषण, तो एक ही मात्रा दिखाई दे रही है आपको। तो अब हम चलते हैं यन संधि की तरफ। चौथा पार्ट क्या है इसका? यन संधि। ये किसके पार्ट है? स्वर संधि के। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो अब हम बात करते हैं यन संधि की। ई के साथ असमान स्वर आए, मतलब उसके समान स्वर न आए, असमान कोई दूसरा स्वर आए, तो वो या में बदल जाते हैं। ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो वो वा में बदल जाते हैं। री प्लस असमान स्वर रा। तो इसकी ट्रिक है य व रा। जब वो उसका विग्रह होगा ना, तो य व रा आपको दिखाई देगा। कैसे? उदाहरण से समझिए। इति प्लस आदि, इत्यादि। और इसकी एक मेन पहचान ये है कि इसमें आधा वो आएगा वर्ण। इसकी यन संधि की पहचान है आधा वर्ण दिखाई देगा इसमें आपको। जैसे इति प्लस आदि, इत्यादि, इसमें ता आधा है। सु जमा आगत, स्वागत, इसमें स आधा है। ये बहुत आसान है। अनु प्लस एशन, ये अन्वेषण यन संधि का उदाहरण है। प्रति प्लस एक, प्रत्येक, ये भी यन संधि का है। वृद्धि संधि का था महा प्लस औषध, महौषध। तो प्रत्येक, प्रति प्लस एक, यन संधि का उदाहरण है। इसमें ता, जिसमें आपको एक वर्ण आधा दिखाई दे, वहां पर यन संधि होती है। ठीक है। या व रा भी देख लेना। और यन संधि की पहचान, जहां पर आधा वर्ण आपको दिखाई दे शब्द में, तो वहां पर यन संधि होती है। अब हम आते हैं पांचवा जो हमारा पार्ट है, अयादि संधि। अयादि संधि नाम से ही पता चल रहा है अय, जिसमें अय आए, अव आव आपको नजर आए। ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है, जहां पर अय आए, अव आव। ठीक है। तो ये हमारी अयादि संधि की पहचान है। उदाहरण देखिए। ने प्लस अन, ए के साथ अ जुड़ा है तो अय हो गया। ने प्लस अन, नयन, तो आ गया ना अय। से प्लस अन, सयन। आय देखिए, ए प्लस अ, आय बन जाता है। नई प्लस अक, नायक। आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो शब्द है जैसे नायक, इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? आय। और नयन में अय, अय आय। और अब देखिए, पो प्लस अन, पवन, तो अन किसकी ध्वनि आ रही है? अव, पवन, अवन, पवन। भो प्लस अन, भवन। अव, पौ जमा अक, पावक, आव। आए आए, अब आब। इसकी ट्रिक है अयादि संधि की। ठीक है। तो हमने स्वर संधि पढ़ ली। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, गुण संधि का मतलब छोटा, वृद्धि मतलब बढ़ना। वृद्धि संधि, यन संधि। वृद्धि संधि में यही पहचान है कि इसमें डबल मात्रा लगी होगी। अगर ओ की मात्रा है, डबल आएगी। और ए की मात्रा, वो भी डबल। सदैव, जैसे सदैव है उसमें डबल मात्रा है ना, 2 मात्राएं। ठीक है। ए की डबल मात्रा और ओ की डबल मात्रा। ठीक है।
और फिर आता है यन संधि, य व र, इसमें आधा एक वर्ण आधा दिखाई देगा आपको, और य व र इसमें देखना है, जैसे इति जमा आदि इत्यादि, या दिखाई दे रहा है इसमें, सु जमा आगत व दिखाई दे रहा है। अब अयादि संधि अय आय अब आव, नयन नावक, सॉरी नयन नायक, अय आय पवन पावक। ठीक है, अब आव, ये इसकी पहचान है, ट्रिक है जो, इस ट्रिक से हम इसको पहचान लेंगे कि ये अयादि संधि है। तो ये हमारा स्वर संधि कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं व्यंजन संधि की तरफ। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन के बाद, इसकी परिभाषा देखिए, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन के बाद या तो स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, तो उनके आने से जो चेंज होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ट्रिक देखिए, ग और एक मेन पहचान है, इसके नीचे हलंत आपको नजर आएगा। जब भी आप इसका विग्रह करोगे ना तो इसके नीचे हलंत दिखाई देगा आपको, हलंत लगेगा। ग के नीचे हलंत है, ट्रिक है इसकी, ग के नीचे हलंत, ज के नीचे हलंत, ड के नीचे हलंत, द के नीचे, ब के नीचे हलंत। ठीक है, तो का जो क है, का के नीचे हलंत है तो वो गा में चेंज हो जाएगा, ग गमला में, और च के नीचे हलंत है वो ज में, च आ जाए, जैसे अच प्लस अंत अजंत, तो ज में बदल गया ना ये। दिक जमा गज दिग्गज, तो का किस में बदल गया? ग में। ठीक है, अब ट का ड देखो, शट प्लस आनन षडानन, तो टा किस में बदल गया? ड में। ता का द भगवत प्लस भजन, भगवद भजन, भगवत भजन नहीं होगा, भगवद भजन, ता है वो दा में चेंज हो जाएगा। उत प्लस योग उद्योग, तो का है जो वो गा में चेंज हो जाएगा, च जा में चेंज हो जाएगा, और टा है वो डा में। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो का तीसरा जो इसका वो है वर्ण है, क ख ग, ठीक है, च छ जा, अपने तीसरे वर्ण में वो चेंज हो जाएगा। त थ ध, त थ द, प फ ब। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या है कि कचट तप है जो वो अपने तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा, तो वहां पर क्या कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। न संबंधी नियम भी हैं, जैसे यदि री र और श के बाद न व्यंजन आ जाए तो न का अण हो जाता है, जैसे परि प्लस नाम परिणाम। ठीक है, अब हम चलते हैं विसर्ग संधि की तरफ। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग आपको पता है, दो डॉट लगी होती हैं, वो होती है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद परिभाषा देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि की पहचान क्या थी? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि आपने पढ़ लिया परिभाषा। अब इसकी ट्रिक देखिए, इसमें चा आ जाए या छा आ जाए तो वो श शलगम में चेंज हो जाएंगे। ता आ जाए या था आ जाए तो वो सा सड़क में चेंज हो जाएंगे। टा आ जाए या ठा आ जाए तो वो व में चेंज हो जाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखिए विसर्ग संधि के। जैसे नी जमा चल, नी के पीछे विसर्ग है, नी प्लस चल निश्चल। दू जमा तर दुस्तर, आधा सा है दुस्तर, तो इसे ये मत समझ लेना कि ये वो है कौन सी संधि थी,
एक संधि थी ना हमारी, ये संधि यन संधि मत समझ लेना इसको, आधा से आ रहा है तो इसको यन संधि टिक कर दे, नहीं। इसका सबसे पहले हमें किसी भी संधि का विग्रह करके देखना है। दू प्लस तर दुस्तर, दू के पीछे क्या है विसर्ग, नी प्लस छल निश्छल, तो आधा आधा इसमें भी आ रहा है, ये मत समझ लेना, लेकिन उसका विग्रह करके आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, जैसे नी प्लस रोग निरोग, नी नी प्लस रोग निरोग, नी प्लस रस नीरस, अतः प्लस एव अतएव अतएव, प्रातः प्लस काल प्रातः काल। कहीं कहीं ये होता है कि विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, यदि विसर्ग के पहले आ हो और बाद में का या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। वो क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले आ हो और बाद में का या पा हो तो विसर्ग में चेंज नहीं होगा। जैसे प्रातः प्लस काल, तो प्रातः ऐसे ही लिखा जाएगा प्रातः काल, क्योंकि प्रातः में किसकी अ की ध्वनि निकल के आ रही है और पीछे क्या आ रहा है का, तो ये चेंज नहीं होगा प्रातः काल। अंतःकरण अंतःकरण, ठीक है। अब हमारे जो संधि चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, ट्रिक के साथ वो हमने समझाया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, एक बार हमारे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा इसे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सदैव में कौन सी संधि है? तो पहला ऑप्शन है हमारा यन संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है व्यंजन संधि और चौथा है गुण संधि। तो सदैव की पहचान हमने बताई थी, मैंने बताया था जहां भी दो मात्राएं आपको चढ़ी नजर आ जाएं वहां पर वृद्धि संधि होती है। वृद्धि मतलब बढ़ना, तो वो एक से बढ़ के दो मात्राओं में चेंज हो जाती है, तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। तो इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अत्यधिक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है अत्य प्लस अधिक, दूसरा है अति प्लस अधिक, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा अति प्लस अधिक, तीसरा है अति प्लस अधिक, चौथा है अत्यधि प्लस क। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है अति, जिसमें छोटी की मात्रा है, अति प्लस अधिक, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मनोकामना शब्द में कौन सी संधि है? तो मनोकामना, ऑप्शन देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। तो मनोकामना में आप सोचिए कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है? इसमें बताइए कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी या गुण संधि होगी? तो इसमें मैंने बताया था ए ओ अर, किसकी पहचान थी ये? इसमें हम विसर्ग संधि भी कर सकते हैं, मन प्लस कामना, या फिर गुण संधि भी आ सकती है इसमें। जैसे मनोयोग है, तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद है मन है प्लस योग, तो इसमें विसर्ग संधि होगी मन है प्लस कामना। ठीक है,
तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन है जो विसर्ग संधि, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है फोर्थ क्वेश्चन? पुरस्कार। पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो बताइए कौन सी संधि होगी पुरस्कार में? पुरः प्लस कार, तो इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। ठीक है, अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। उच्चारण का सही संधि विच्छेद बताइए। पहला ऑप्शन है उच्च प्लस चारण, दूसरा है उत् प्लस चारण, तीसरा है उच्च प्लस चारण और चौथा है उत् प्लस चारण। तो उत् प्लस चारण 2 बार दे रखा है, लेकिन एक उसमें त के नीचे हलंत है। तो मैंने व्यंजन संधि, ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की हमने पहचान बताई थी, जिसमें पहले उसके वर्ण के नीचे हलंत आपको नजर आ जाए। कचट तप था ना वो, तो इनमें से जिसके नीचे आपको हलंत नजर आ जाए तो वो होती है व्यंजन संधि। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? उत् प्लस चारण, जिसके नीचे हलंत है, वो वाला ऑप्शन हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो पहला ऑप्शन देखिए, प प्लस अवन, दूसरा है पा प्लस आवन, तीसरा है पाव प्लस अन्न और चौथा है पो प्लस अन्न। तो मैंने बताया था ना, जिसमें अय आए अब आब आए तो वो अयादि संधि होती है। तो इसे अगर ये पवन होता तो पो एक मात्रा होती, पो प्लस अन्न पवन। अब इसमें 2 मात्राएं होंगी, पावन है, पो प्लस अन्न पावन। ठीक है, अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से यन संधि कौन सी है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है यद्यपि, दूसरा है एक एक, तीसरा है सदैव और चौथा है महाशय। तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी संधि होगी। पहले आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके दोगे। 8वां क्वेश्चन देखिए, नयन शब्द में कौन सी संधि है? तो अय आ गया, ने प्लस अन नयन। तो इसमें कौन सी है? ऑप्शन देखिए, गुण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। अन्वेषण शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण हमने पढ़ा था ना, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन देखिए, अन्वे प्लस शन, अन्वेष प्लस न, अनु प्लस वेशन, अनु प्लस एशन। तो इसका क्या होगा? चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अनु प्लस एशन। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। नव प्लस उड़ा उढ़, दूसरा नवो प्लस ढा, तीसरा है नव प्लस ऊढ़ा और चौथा है न प्लस ओढ़ा। तो इसका तीसरा जो ऑप्शन है नव प्लस ओढ़ा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नवोढ़ा। 11वां क्वेश्चन देखिए, जगन्नाथ शब्द में सही संधि विच्छेद। पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा है विसर्ग संधि, तीसरा है व्यंजन संधि, चौथा है दीर्घ संधि।
तो इसमें जगत, इसका हम कोई भी संधि आ जाए उसका हमें विग्रह करके देखेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कौन सी संधि है, किसी को देखते ही पता चल जाता है। तो इसमें जगत, त के नीचे हलंत आएगा, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, तो ये व्यंजन संधि होगी। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस त के नीचे हलंत है, उत प्लस डयन, दूसरा है उड प्लस डवन, तीसरा है उत प्लस अवन, चौथा है उद प्लस अयन। तो पहला ऑप्शन है जो उत, त के नीचे हलंत वाला, हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उत प्लस डयन, उड्डयन। 13वां क्वेश्चन है अंततो गत्वा का सही संधि विच्छेद बताइए। पहला है अंततः प्लस गत्वा, दूसरा है अंततो प्लस गत्वा, तीसरा है अनत प्लस तो गत्वा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो हमारा अंतत है, जिसके पीछे विसर्ग है, अंतत है प्लस गत्वा, अंततो गत्वा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। ये मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी का सही संधि विच्छेद बताइए। तो पहला है अक्षय प्लस हिनी, दूसरा है अक्ष प्लस उहिनी, तीसरा है अक्षो प्लस अहिनी, चौथा है अक्ष प्लस ओहिनी। तो क्या होगा? तो दूसरा जो ऑप्शन है हमारा अक्ष प्लस उहिनी, उहिनी बड़ा वाला हुआ आएगा इसमें, अक्ष प्लस ओहिनी, अक्षोहिनी। ये कई बार पेपर में आ चुका है। 15वां क्वेश्चन देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। जो हमारा एस्टेट होता है ना, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन स्वर संधि, सेकंड ऑप्शन है विसर्ग संधि, थर्ड ऑप्शन है व्यंजन संधि, और फोर्थ ऑप्शन है दीर्घ संधि। तो कौन सी संधि होगी इसमें? यशय प्लस दा, विसर्ग संधि होगी इसमें, यशोदा। मनोयोग, 17वां क्वेश्चन है, मनोयोग का संधि विच्छेद। मनो प्लस योग, दूसरा है मनः प्लस योग, तीसरा है मनः प्लस आयोग, चौथा है कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मनः प्लस योग, मनोयोग। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 18वां क्वेश्चन, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद। ऐसे ही ऊट पटांग से शब्द आएंगे संधि विच्छेद करने के लिए। तो पहला है उत प्लस छवास, दूसरा है उच्च प्लस श्वास, तीसरा है उच्च प्लस छवास, चौथा है उत प्लस श्वास। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उत प्लस श्वास। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। ठीक है, तो संधि वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। 18 क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करा दिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ जब भी आप वीडियो को देखोगे, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला, तो इस टॉपिक में से 2-3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो ये हिंदी वर्णमाला हो गई, हिंदी भाषा का विकास हो गया, ये सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, इनको हमें अच्छे से करना है। तो तभी हम अपना एग्ज़ाम में जो वो क्लियर कर पाएंगे। जब सारे टॉपिक हम अच्छे से समझ के चलेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तभी आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा।
तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, एक न्यू चैप्टर, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे आपको। धन्यवाद।